ये थोड़ा सा थियोरी है बेसिकली, क्योंकि अभी अपन जो बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट क्वांटम थियोरी बेसिकली, एंड वी टॉकिंग अबाउट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ठीक है ना। क्वांटम थियोरी का ये सबसे बड़ा हाईलाइट है बेसिकली कि जो मैटर है, ओके, दे ऑल्सो आर एसोसिएटेड विद द वेव, सो यू कैन ट्रीट दीज मैटर एज वेव्स। और ये एनीबडी रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये प्रपोज किया था? हु वॉज द साइंटिस्ट? लुई डी ब्रॉली, राइट। लुई डी ब्रॉली ने प्रपोज किया था, उसका लैम्बडा का उसने इक्वेशन दिया था, इजंट इट। तो वी नो उसने बोला था लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी या एच बाय एम वी, ओके, मोमेंटम को लेके अपन इक्वेशन बनाते हैं। सो मैटर वेव से एसोसिएटेड जो भी कैलकुलेशंस रहेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल दैट, उसके लिए तुम लुई डी ब्रॉली का इक्वेशन यूज़ करोगे। इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि द पार्टिकल मस्ट बी मूविंग। रिमेंबर इक्वेशन से अगर तुम देखो इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, मतलब वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए, इजंट इट, एंड ओनली देन इट विल हैव अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। स्टेशनरी पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ है दैट इज गोइंग टू बी ए जीरो, ओके, वी माइट बैठा हो तो इट्स नॉट गोइंग टू बी anything. Basically the wavelength associated with me is going to be zero because I am stationary, there is no velocity, there is no kinetic energy, okay. But if I start moving at a very fast pace, okay, rocket के speed से अगर जाता हूँ, if I fly like a superman, then obviously there can be a wave associated with me. वो wave लेकिन measurable नहीं रहेगी, it's going to be extremely small, okay, and that is what Louis de Broglie equation actually states. सो इट इज़ अ मैटर, इट इज़ अ वेव ऑब्वियसली, लेकिन जो वेव कैरेक्टर है, ठीक है, वो बहुत कम होता है विथ लार्ज मैटर। लेकिन अगर मैं इस माइक्रोस्कोपिक मैटर लेता हूँ तो ये वेव कैरेक्टर जो होता है दैट इज़ सिग्निफिकेंट। समझ में आया क्या? वेव कैरेक्टर जो है सारे मैटर के साथ एसोसिएटेड है। ऑल मैटर्स दैट आर इन मोशन दैट हैव अ वेलोसिटी, सबके साथ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है। लेकिन बड़े मैटर के साथ या मैक्रोस्कोपिक मैटर के साथ ये वेव कैरेक्टर इज़ निग्लिजिबल, ओके। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक मैटर लेता हूँ, क्योंकि इनका जो वेव है, देखो साइज़ छोटा है ऑब्वियसली, एंड वेवलेंथ भी इनकी ज़्यादा आती है, 10 टू द पावर 10 या उसके रेंज में आती है, उस रेंज में। सो दैट इज़ बेसिकली अ सिग्निफिकेंट वेव, इजंट इट, एंड दैट्स व्हाई दीज वेव्स आर these are significant with microscopic matter, okay. So जो wave particle duality that is only applicable to microscopic matter, लेकिन it is interesting to just think कि you are also a wave, my laptop or whatever, right? If I throw a laptop, तो obviously it can behave as a wave, लेकिन वो wave हमको दिखेगा नहीं, it is not measurable, that is a different story, okay. So all matter have waves or they are associated with wave, इनका wave character बहुत कम negligible होता है, okay. So this was actually a ground breaking theory. हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बेसिकली कि लाइट एक्चुअली बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स एज अ वेव, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग, ठीक है ना। तो वी सी दैट एज अ पार्टिकल, वी सी दैट एज अ वेव, बेसिकली दोनों बिहेवियर अपने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। सो फ्रॉम डी ब्रॉग्लीज हाइपोथेसिस हमने ये बाद में प्रूव किया कि मैटर ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम मैनर, ओके। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सो इट इज़ नॉट सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, ये सिर्फ लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, सारे मैटर की प्रॉपर्टी है। हमको मालूम है कि अगर वेव कैरेक्टर अगर मेरे को देखना है, सो वी आर लुकिंग एट टू पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस। अगर मेरे को ये दो प्रॉपर्टीज दिखते हैं, ओके, किसी चीज़ को लेके, दैट मीन्स वट एवर दैट थिंग इज़, वो कैसा है? इट इज़ अ वेव, ओके। अगर मेरे को डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस पैटर्न दिखता है, सो आई कैन इमीडिएटली कंक्लूड कर सकता हूँ मैं कि वॉट एवर इट इज़ बेसिकली अ वेव, ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स। सो मैटर वेव्स के लिए जो इक्वेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ डी ब्रॉली का इक्वेशन। हमने देखा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स हमने ये किया था, रिमेंबर, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, ये जे थॉमसन ने किया था, ओके, काफ़ी पहले अपन देख चुके हैं इसको। तो कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, इट्स अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम बेसिकली, और हमको मालूम है कि दे हैव अ मैटर लाइक प्रॉपर्टी। उस समय जो अपन ने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ओके, उससे अपने को पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली पार्टिकल, दिस आर स्मॉल
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेसिकली, ये बाद में जे थॉम्सन ने बताया कि देयर इज इलेक्ट्रॉन इन देयर, और एक्सक्यूज मी, और बाद में रुदरफोर्ड ने बताया कि दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो व्हील को टर्न करते हैं, ओके, इन द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखो, और उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन की बीम छोड़ते हैं तो ये जो व्हील है ये घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली मैटर पार्टिकल्स, बराबर है। सो दे डिस्प्ले मैटर लाइक बिहेवियर, ओके। सो दिस वाज नोन कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली मैटर पार्टिकल्स, ये हमको मालूम था। अब डेविसन और गर्मर, ओके, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, दिस आर बेसिकली कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। और इसका सिमुलेशन मैंने तुमको लास्ट इसमें दिखाया था, जब मैंने सिमुलेशन दिखाया था, इफ़ यू रिमेंबर, तो जो लास्ट वाला जो स्लाइड था उसमें मैंने तुमको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाया था व्हेन दे बम्बार्डेड इन इलेक्ट्रॉन, राइट, और अ बीम ऑफ लाइट थ्रू अ लिटिल होल, तो तुमको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है, रिमेंबर, सिर्फ डिफ्रैक्शन वाला जो सबसे आखिरी में अपन ने देखा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन गन लिया, ओके, मतलब हाई इंटेंसिटी फिलामेंट लिया बेसिकली, और उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया। तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हुए। वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसको सिलेक्ट किया, जस्ट अ सिंगल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने सिलेक्ट किया, और फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर से उसको पास किया, ओके। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी उनकी बढ़ा दिया, ठीक है। वेलोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इजंट इट। तो ये वेलोसिटी, मास तो अपन चेंज नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की, बट वी कैन चेंज द वेलोसिटी, दैट इज द ओनली वेरिएबल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अगर रिलेशनशिप निकालना है तो आई कैन से वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेवलेंथ अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ज़्यादा वेलोसिटी मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इजंट इट। ये सीधा सीधा रिलेशनशिप बनता है वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का, और इन्वर्स रिलेशनशिप है वेवलेंथ और वेलोसिटी का। तो उन्होंने क्या किया, इसको हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट किया बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन के बीम को। दिस इज़ अ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम, ऑलराइट। और उन्होंने ये जो बीम थी ये निकल प्रिज्म के ऊपर बम्बार्ड किया, ओके। दिस वाज एक्चुअली अ टॉप डाउन एक्सपेरिमेंट, जैसे नीचे में देयर इज अ निकल प्रिज्म, ओके, समझ में आ रहा है ना। डायग्राम मेरी हॉरिजॉन्टल है, बट जो पूरा सेटअप है ये 90 डिग्री से तुमको रोटेट करना पड़ेगा, ओके। नीचे में देयर इज अ निकल प्रिज्म, ऊपर में इलेक्ट्रॉन गन है, ओके। और इलेक्ट्रॉन गन से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया निकल प्रिज्म के ऊपर। अब निकल प्रिज्म के ऊपर जब बम्बार्ड करते हैं अपन, तो क्या होता है कि लाइट इमिट होता है सारे डायरेक्शंस में, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया, ओके। मूवेबल डिटेक्टर, जैसे ट्रेन होता है ना, ट्रॉली टाइप का जो डिटेक्टर अपन रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, उस तरह से। तो ये अपना सेटअप है बेसिकली, तो मैं इसको इस तरह से रखता हूँ। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे नीचे निकल प्रिज्म है, ठीक है। और अब क्या कर रहा है वो कि यहाँ पे उसने मूवेबल डिटेक्टर लगाया, ठीक है। तो उसको क्या दिखा कि एट अ स्पेसिफिक एंगल from whatever the source, right, at a specific angle from the source, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी कम होती है। क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ज़्यादा और कम हो रही है। इट्स नॉट अ कांस्टेंट इंटेंसिटी। जो वेव्स या फिर जो लाइट स्प्रेड हो रहा है ये कंटिन्यूस नहीं है इन ऑल डायरेक्शन, ये कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो मतलब अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर प्लॉट करता हूँ, ठीक है ना, इसी लाइन के थ्रू, ओके। मान लो कि ये उनका ट्रैक है जिस पे ये डिटेक्टर मूव कर रहे हैं, तो उनको क्या दिखेगा, ये जो इंटेंसिटी है, सिर्फ मैं इंटेंसिटी प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान में रखना क्या प्लॉट कर रहा हूँ, इंटेंसिटी, या तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। ये कौन सा पैटर्न है, ओके। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके। सो इसेंशियली डेविसन गर्मर ने ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज अ वेव बिकॉज दे आर एग्जिबिटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, बराबर है। डिफ्रैक्शन पैटर्न अपने को दिख रहा है, इसलिए दे आर बेसिकली वेव। तो ये जो लास्ट स्लाइड में अपन ने देखा था, यू बेसिकली गेट दैट कॉन्सेंट्रिक रिंग सर्कल, ओके, कॉन्सेंट्रिक रिंग सर्कल। तो ये वही है बेसिकली, ये जो लाइंस है
यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, ओके फिर यहाँ पे ज़्यादा है और फिर उसके बाद कम रहे, ये सो एंड सो फोर्थ। सो ये डिफ्रैक्शन रिंग पैटर्न्स है ये बेसिकली। इसको अगर 3D में देखेंगे अपन तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। अंडरस्टूड है? हम अभी श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, ओके इरविन श्रोडिंगर जिसने वेव इक्वेशन दिया था बेसिकली फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो बिफोर वी एक्चुअली गो देयर, तो एक थोड़ा सा एक रिव्यू देख लो कि सबसे पहले मतलब वी स्टार्ट विद बोर एक्चुअली, कि उसके पहले से स्टार्ट करने में कोई मतलब नहीं है। सो वी स्टार्ट विद बोर। तो बोर ने अपनी थियरी दिया था और बोर ने क्या बताया, ध्यान से सुनो क्योंकि जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लिसन वेरी केयरफुली, ओके। और कोई चीज़ अगर सुनाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती है, तो इमीजिएटली लेट मी नो कि देर इज़ अ प्रॉब्लम, ओके। यू कैंट हियर मी और यू नो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, तो फटाक से मेरे को बता दो। सो बेसिकली बोर ने बताया कि देर आर दिस न्यूक्लियस एंड देर आर दिस ऑर्बिट्स, बराबर है। सो लेट मी जस्ट यूज दिस कंसेंट्रिक सर्कल्स। These are basically energy rings, isn't it? These are basically energy rings। और उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, इससे कम एनर्जी पॉसिबल नहीं है। लोएस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये जब अपने ग्राउंड स्टेट में रहेगा। और अपन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, isn't it? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए एप्लीकेबल है। उसने बोला कि सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं है, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहाँ पे MVR एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2π, isn't it? तो ये बोर पॉस्टुलेट था, ओके। सो उसने जो इलेक्ट्रॉन दिया था, ओके, उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, दैट एक्चुअली गोज from lower energy to higher energy, और it can come back to lower energy। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में है, लोएस्ट इससे लो तो हो नहीं सकता। सो नाउ इफ वी गिव इट इनफ एनर्जी इट कैन एक्चुअली गो टू हायर एनर्जी, ठीक है ना। किसी हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएगा ये इलेक्ट्रॉन एंड मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए मेरे को एनर्जी देना पड़ेगा, isn't it? तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, ओके। इस समय में अपने को जो स्पेक्ट्रा मिलता है, ओके, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर अगर आ जाता है, मान लो, सो इफ दिस सेम इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कम्स बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, तो इस केस में मेरे को मिलता है इमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर है? सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा और जब लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो अपने को दिखता है एज इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन अपने को बोर थियरी से मिलता है, ओके। और वो इसलिए मिलता है कि उसने जो अचीव किया था दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क पॉस्टुलेट, वो ये था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाय 2π, यही इलेक्ट्रॉन्स यही ऑर्बिट्स पॉसिबल रहेंगे, ओके। क्लियर है ना? ओके, सो दैट वाज द बोर पॉस्टुलेट। इसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, अगेन जो रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसी से इसने बोरो किया था कि इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्या बोला था उसने? सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ये एक गलती थी उसकी। दूसरा उसने बोला था कि जैसे यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बराबर है, रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट अगर निकालते हैं अपन, ओके, एग्जाम्पल अगर लेना जाए तो एग्जाम्पल में हम बोलेंगे कि R1 फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, बराबर है, 0.0529 एक्चुअली, सो 0.0529 एंगस्ट्रॉम, ये उसने बोला था। उसी तरह से उसने बोला कि
so we can calculate the radius, we can also calculate the velocity of the electron, isn't it? Velocity उसने कुछ दिया था मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल v1 ऑफ हाइड्रोजन इसका आता है 2.18 into 10 to the power some 2.8 or something like that, okay, 2 point something 10 to the power 6 meter per second. ये उसने वेलोसिटी बताया था इलेक्ट्रॉन की इन द फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, सो रेडियस इज बेसिकली 0.529 angstrom. Okay, so that's fine. So it's going to be 0.529 angstrom. Okay, all right. तो ये रेडियस रहेगा, ये वेलोसिटी रहेगा, उसने बोला एनर्जीज भी रहेगा. ओके, सो 2.18, yes fine, we don't actually care about the exact number, लेकिन उसने exact number दिया सा, that was the velocity of the electron. Thank you. Okay, मेरे को थोड़ा सा ध्यान में नहीं आता when I'm teaching, I don't pay attention to the numbers particularly. Okay, so that's the radius and that's the velocity. उसी तरह से उसने बोला energy of the electrons you can calculate. Okay, so ये सारे calculations अपन कर सकते हैं, ठीक है ना. अब बताओ कि जब अपन ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था, ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो रेडियस और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की जो बता रहा है दैट इज़ एग्जैक्ट. ओके, मतलब ये हो गई देर इज़ नो अनसर्टेनिटी इन नोइंग द रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बता रहा है वो. There is no uncertainty. He is very sure, according to Bohr theory. One needs to be one is very sure about the radius where the electron is और उसका velocity क्या है. और अगर मेरे को उसका पोजीशन मालूम है और उसका velocity अगर मालूम है तो इसका मतलब मैं उसका फ्यूचर में पोजीशन भी बता सकता हूँ, isn't it? According to Bohr, I can tell कि वो कहाँ रहेगा. Okay, but that is the problem. Okay, Heisenberg uncertainty principle बोलता है कि you cannot actually do that. Okay, so after Bohr it was de Broglie मैटर वेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. Okay, जब मैटर को अपन वेव के जैसा ट्रीट करते हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन को जब अपन वेव के जैसा ट्रीट करते हैं तो हमारे लिए एक नया फील्ड जनरेट होता है विच इज़ द क्वांटम थ्योरी. ओके, नाउ अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज नाउ वी नो कि वी कैन यूज़ दैट एज अ वेव. ओके, और अकॉर्डिंग टू दैट हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू h बाय 2 पाई m. ओके, सो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ओके, तो वी नो कि वेलोसिटी जो है प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in velocity and uncertainty in position cannot be less than that. Okay, it has to be more than or equal to h by 4 pi m. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, okay, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अनसर्टेनिटी जो है बहुत कम है, सर्टेनिटी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बोर. और अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी या फिर बहुत कम वैल्यूज रखता हूँ अनसर्टेनिटी की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी h by 2 pi m से, सॉरी h by 4 pi m या h by 4 pi m. सो ये वैल्यू जो है वो h by 4 pi m से कम हो जाएगी विच इज़ नॉट पॉसिबल. समझ में आया ना. सो अनसर्टेनिटी हैज़ टू बी ह्यूज, दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है. इसेंशियली हाइजेनबर्ग का ये बोलना था कि यू कैनॉट मेजर द वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल साइमल्टेनियसली. दोनों एक साथ सर्टेनिटी के साथ तुम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना. लेकिन बाद में ये पता चला कि तुम नॉट इवन द पोजीशन और द वेलोसिटी, आइदर वन ऑफ दिस, एक भी चीज़ सर्टेनिटी के साथ मेजर नहीं कर सकते. दे इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल टू डू दैट, एंड दैट इज़ द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ द क्वांटम थियरी. समझ में आया क्या. क्वांटम थियरी में जो क्वांटम पार्टिकल्स है इनका पोजीशन या वेलोसिटी हम बता ही नहीं सकते. ये इंस्ट्रूमेंटल रिस्ट्रिक्शन के वजह से नहीं है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ द क्वांटम थियरी, क्योंकि दीज आर बेसिकली वेव्स. ओके, और वेव्स का हम पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बता सकते, उनका पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं बता सकते. क्लियर है. ओके, सो सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते ऑब्वियसली. ओके, इट इज़ गोइंग टू चेंज एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरिएबल
and it changes very frequently. It's not like मतलब it probably changes like millions of times per second. Okay, so a fraction of a second में ये चेंज होते हैं. वेव्स, वेलोसिटीज, रेडियस, व्हाटएवर, ये इनका पोजीशन हमेशा चेंज होते रहता है एंड इट चेंजेस वेरी रैंडमली. ओके, समझ में आया कि रैंडम चेंज हो रहा है. ओके, अब हमको क्वांटम थियरी ऐसी चाहिए जो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट कर सके. अंडरस्टूड है? हमारा अब डिस्कवरी क्या रहेगा? तो लुक फॉर अ थियरी दैट इनकॉर्पोरेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अंडरस्टूड है? क्योंकि बोर बोलता है इट इज़ एग्जैक्ट, हाइजेनबर्ग बोल रहा है इट कैनॉट बी एग्जैक्ट. ओके, सो हाउ डू यू एक्चुअली कम टू अ मिडल ग्राउंड? समझ में आया ना? एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्वांटम थियरी. ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बेसिकली जो मैं तुमको आगे बताऊंगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू अगेन समझने में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, मतलब लॉजिकली अगर तुम इसका सेंस करने जाओ, समझने में बोल रहा हूँ मतलब सेंस करने जाओ इसका, so it is difficult. The reason for that is we don't encounter these kind of things in actual world. समझ में आया क्या? हम actual world में इस तरह के चीज़ों को encounter नहीं करते, इसीलिए हम इसको correlate नहीं कर सकते. लेकिन mathematics is solid. Mathematics जो है ये सारी चीज़ों का it is extremely solid. ये mathematics के वजह से ही we can actually imagine things. Okay? in a mathematical way. Alright, और इसी से फिर mathematical equation से ही you can actually make diagrams and stuff like that. ये हम आगे देखेंगे. ठीक है? Okay, यहाँ पे अपन calculations नहीं करने वाले probability को लेके. I just want to know कि you are aware of what the probability is, so it becomes little easy for me. Let's say you have a coin. ठीक है ना? एक छोटा सा coin है basically. Okay, let's say this is a coin and this is basically a head. ठीक है ना? ये हेड है. ओके, और उसके पीछे में टेल रहेगा. इजंट इट? अब मैं अगर कॉइन फ्लिप करता हूँ, टॉस करता हूँ, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गेटिंग हेड? टू हाफ. राइट, सो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 0.5 का. ओके, 0.5 का प्रोबेबिलिटी है. आइदर इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल. ओके, राइट. लेकिन हम लोग क्या हम बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कि इज इट गोइंग टू बी हेड बिफोर यू टॉस द कॉइन? क्या ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ तुम बता सकते हो? नो. राइट, बिफोर, पहले टॉस करने के पहले तुम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते. बट ठीक है ना, व्हेन इट इज इन द, यू कैन से विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि इट इज आइदर गोइंग टू बी हेड और इट इज आइदर गोइंग टू बी टेल. ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ तुम बता सकते हो, लेकिन तुम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि ये हेड आएगा या टेल आएगा. ये नहीं बता सकते. ओके, एंड दैट इज द थिंग बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन. इजंट इट? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. बेसिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, या कभी कभी अनइक्वल भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. इजंट इट? जैसे अगर मान लो तुम डाइस लेते हो. ओके, दिस इज बेसिकली अ डाइस. ठीक है ना? वी ऑल वांट दैट 6 ऑन द टॉप ऑफ इट. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि व्हेन यू थ्रो द डाइस इन द एयर और ऑन द ग्राउंड 6 आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/6. 1/6. Isn't it? क्या ये कभी तुम 100% सर्टेनिटी के साथ बता सकते हो कि 6 आएगा करके? Isn't it? So think about it. Okay, कि certainty is very little. Okay, basically we can't actually say anything with certainty in these kind of cases. Okay, so in the same way, okay, where the electron is or where the subatomic particle is, ये भी हम certainty के साथ नहीं बता सकते because we cannot tell the position of these particles. Okay, probability works in this particular manner. Okay, but probability हम यही probability हम apply करने वाले हैं for the position of the electron. Position के लिए apply करेंगे. Okay, and everything basically works out. हम जब ये apply करते हैं probability. श्रोडिंगर ने इसका equation दिया. Okay, so समझ में आया ना probability. So this is something we're going to apply to the subatomic particles.
ओके, वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू sin, ये पता नहीं तुम्हारा मैथ्स में हुआ है नहीं हुआ है, वी डोंट केयर एक्चुअली, एक तुमको एक जस्ट एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ, y इक्वल टू sin mx, ठीक है ना, ये फंक्शन है, इसको मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, आई डोंट थिंक तुमको डबल डिफ्रेंशिएशन है मैथ्स में, लेकिन सिंगल डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन अगर करता हूँ मैं इसको सिंगल डिफ्रेंशिएशन, तो यू गेट y प्राइम इक्वल टू m cos mx, जो भी इसका मैथमेटिकल में, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर y प्राइम इक्वल टू माइनस m स्क्वायर sin mx, ओके। और फिर अगर मैं इसको y और x इसका अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ, सो व्हाट आई गेट इज अ ग्राफ, ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है ना। ये मेरे को बता रहा है बेसिकली कि x एक्सिस में m कहाँ मेरे को मिल सकता है, समझ में आ रहा है, ओके, m कहाँ मिल सकता है, ये इक्वेशन, ओके। सो दैट इज व्हाट दिस इक्वेशन इज टेलिंग मी, ओके। अब श्रोडिंगर ने यही अप्लाई किया टू बाउंड पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, उसने क्या किया, सेम डिफरेंशिएशन इक्वेशन अप्लाई किया, एंड दिस इक्वेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। जो श्रोडिंगर वाले जो इक्वेशन देखने वाले हैं, मैं पहले ही डिस्क्लेमर करके दे रहा हूँ, ध्यान में रखना, क्या है ये, डिस्क्लेमर है, दिस इक्वेशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, इनको पूरी तरह से समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दीज आर क्वांटम इक्वेशंस, ओके। और ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये इसके काफ़ी सॉल्यूशंस है, काफ़ी इक्वेशंस है, देयर आर मेनी इक्वेशंस, और हर इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशंस है, and you need like a computer, supercomputer to solve these equations. It's not easy to actually manually solve these equations. Simulations run करते हैं लोग using Schrodinger equation, and they get solutions, okay, and these are basically probability solutions. Remember, ये equation है Schrodinger equation, okay. ये बोलता है allowable energies, okay, जब अपन E की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये जो एनर्जी है, ये स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यूज़ जब अपन इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमको सोल्यूशन मिलता है, ओके। वी आर नॉट गिवन व्हाट द सोल्यूशन इज़, लेकिन तभी ये इक्वेशन सॉल्व होता है, तभी इक्वेशन का सोल्यूशन अपने को आता है, ओके। नाउ द इक्वेशन इज़ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, ये 3 डायमेंशनल वाला है बेसिकली, दिस इज़ अ 3D श्रोडिंगर इक्वेशन, यू कैन सी दैट दिस इज डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल ऑफ साई डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, समझ में आया ना। सो डबल डिफरेंशियल ऑफ साई ओवर dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशियल ऑफ साई ओवर dy स्क्वायर, डबल डिफरेंशियल ऑफ साई ओवर dz स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0, ओके। सो दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। पूरा समझ में नहीं आएगा बेसिकली, डोंट वरी अबाउट इट अनलेस यू गो एंड डू रिसर्च इन क्वांटम फिजिक्स, ठीक है ना। बट थोड़ा इसको अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ओके। जो साई जो टर्म है, ओके, दिस इज वन ऑफ द कूलेस्ट सिंबल, इजंट इट। साई जो है, एवरीबडी लाइक्स दैट सिंबल, बेसिकली इट्स लाइक अ त्रिशूल वाला सिंबल है। सो साई जो है, इसको अपन बोलते हैं वेव फंक्शन, क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। यही से तुमको समझ में आ जाएगा कि श्रोडिंगर ने क्या किया। श्रोडिंगर ने जो प्रोबेबिलिटी थी वो प्लॉट की एज अ वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड है। इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को उसने यूज़ किया इन द इक्वेशन, मतलब ही इज ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, अंडरस्टूड है ना। इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव करके ट्रीट कर रहा है, और वेव तीनों डायरेक्शन में हो सकती है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे, और वही उसने किया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, these are basically the coordinates, okay, along the x axis, y axis and z axis। मतलब कि he is tracking the wave function, समझ लो इसको, ध्यान से सुनो, he is tracking the wave function along x, y and z axis as a double differential of it। समझ में आया। अब डबल डिफरेंशियल क्यों किया ये अपन आगे देखेंगे बेसिकली, बट दैट इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। क्लियर है क्या, इज दिस क्लियर। E जो है दैट इज द अलाउड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो बोर वाली जो एनर्जीज थी, दीज आर द अलाउड एनर्जीज
V जो होता है दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल डिफरेंस जब अपन अप्लाई करते हैं वो होता है, तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. Psi here again that is the wave function, that is the key member here. Psi is the wave function. Okay, so that is the full form of Schrodinger equation. Alright, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू कैन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस इक्वेशन. तुमको ये तीन में से एक ही टर्म याद करना है ना, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, देन एच पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई. ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इसको याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुमको कोई पूछेगा नहीं. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इट. ओके, वी डोंट केयर, देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. समझ में आया ना. These are simplified versions of Schrodinger equation. This is another way you can see. Okay, this is another simpler version of Schrodinger equation. ठीक है ना. इसमें से if you could remember, try to remember the first one, ये वाला. Otherwise you don't need to even remember that. ठीक है ना. अगर याद करना है तो यही करो. ये बाकी के जो equations है these are not. इसका भी एक और simpler form आता है basically H psi equal to E something. okay, ये इस तरह से भी लिखा जाता है, वेरी सिंपल फॉर्म एक्चुअली. सो H जो होता है इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. पूरा याद नहीं आ रहा है मेरे को, आई थिंक देयर इज समथिंग देयर. तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ऑपरेटर बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैथमेटिक्स में दीज आर ऑपरेटर एंड दीज आर सिंपल ऑपरेटर. बराबर है. बट इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल sin, cos, tan, these are also operators, isn't it? तो ऑपरेटर कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स एज वेल, मतलब मल्टीपल फंक्शंस उसमें अपन यूज कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट इट इज. दिस इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. इट्स अ बिग ऑपरेटर बेसिकली. सो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में इस तरह से भी लिखा जा सकता है. ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन को समझ में आया ना. सो व्हेन वी अप्लाई दिस टू अ रियल सिस्टम, द इक्वेशन हैज़ ओनली सॉल्यूशन व्हेन ई टेक स्पेसिफिक वैल्यूज. ठीक है ना. ई की वैल्यू अगर स्पेसिफिक है, सम सिंपल इंटीजर अगर है, तो ही इसका सॉल्यूशन अपने को मिलता है. सो वी स्टार्ट विथ समथिंग लाइक ई. ओके, दैट इज द सिंपलेस्ट लेट्स से एनर्जी फॉर्म. ऑलराइट, which is basically the smallest quanta, one quanta. okay, और सेकंड रहेगा 2e रहेगा, थर्ड रहेगा 3e रहेगा, 4e, 5e, so on and so forth. so e की वैल्यू कुछ तो भी रहेगी, but these are all. so इस तरह से हम we can say up to e and e. ठीक है ना. so when the values of the e are these, only then you can actually solve the equation, only then you actually get a solution. So only allowed values of energy will give you solution to Schrodinger equation. समझ में आया. मतलब ये जो प्लैंक जो थियरी थी, ओके, प्लैंक ने जो स्टार्ट किया था क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल, बोर ने उसको आगे लेके गया बेसिकली क्वांटाइजेशन को. सो ऑल दीज आर एक्चुअली एडिंग अप टू दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो वी आर ट्रीटिंग एनर्जी एज अ स्मॉल पैकेट, एज अ स्मॉल क्वांटा, और एनर्जी जो है उसी के मल्टीपल फॉर्म में हो सकती है. इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन. अगर मैं ये बीच वाली वैल्यू अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा. अंडरस्टूड है. वी डोंट गेट अ सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. मेरे को या तो ये लेना पड़ेगा, या तो ये लेना पड़ेगा, या तो ये. तो इस तरह से अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल ही लेता हूँ तो ही मेरे को इसका सोल्यूशन मिलता है. एंड दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन एक्चुअली वर्क्स. ऑलराइट, नाउ यू मे सी दैट इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स. ओके, बट कॉन्सिक्वेंसेस जो हुए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, दिस वर सो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, कि इवन श्रोडिंगर डिडंट एक्चुअली बिलीव इट. ओके, श्रोडिंगर ने जिसने इक्वेशन दिया, ही कुडंट एक्चुअली बिलीव इट. ही थॉट दिस इज absurd. समझ में आया ना. श्रोडिंगर ने क्या बोला, दिस इज absurd, बट यू कैनॉट डिनाई द मैथमेटिक्स. दैट इज द थिंग. ओके, ही वर्कड इट आउट, और जो उसको रियलाइजेशन हुआ, ही आइंस्टाइन, दे जस्ट कुडंट बिलीव इट. दे डिडंट बिलीव इट एक्चुअली. ओके,
आई डोंट बिलीव कि श्रोडिंगर एक्चुअली एक्सेप्टेड कि ही वॉज राइट. ही प्रॉबली थॉट एंड आई थिंक ही थॉट कि उसने कोई तो भी बहुत बड़ी गलती की है एंड ही कुडंट पुट अ फिंगर ऑन इट. उसको समझ में नहीं आ रहा था उसने गलती कौन सी की है. ही डिडंट एक्चुअली मेड अ मिस्टेक, गलती नहीं किया था, उसने इक्वेशन एब्सोल्युटली परफेक्टली डिराइव किया था एंड द होल क्वांटम थियरी इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन हिज इक्वेशन. सो देयर इज नो मिस्टेक. बट इतना absurd आइडिया था ये कि श्रोडिंगर हिमसेल्फ अलॉन्ग विथ आइंस्टाइन एक्चुअली थॉट दिस इज रिडिकुलस, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, कहीं ना कहीं गलती है, कोई ना कोई ये गलती पकड़ेगा. We probably won't able to, but somebody can catch the mistake or something is wrong with this theory. Understood है? That's how ridiculous this theory was. तो हम लोग अब अप्लाई करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है ना. जब अपन सॉल्व करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके, फॉर हाइड्रोजन एटम, यह हमको पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स देता है दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई. समझ में आया ना. जब अपन ने मान लो इसको हाइड्रोजन के लिए अप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ है ये नहीं बता रहा है. ठीक है ना. बोर ने क्या किया था, बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है. ओके, लेकिन जब अपन श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं हाइड्रोजन एटम को तो हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है. ओके, दिस इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू बोर. बोर बोल रहा है कि यहाँ है, श्रोडिंगर बोल रहा है कि यहाँ पे है, नहीं है, वी डोंट नो, लेकिन देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग ईयर. देखो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ला रहा है. ओके, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है. अंडरस्टूड है ना. दैट इज व्हाट द श्रोडिंगर इज ट्राइंग टू से. ये जो रिजल्ट्स थे, जो रिजल्ट्स इसने लाए, बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन भी सॉल्व किया गया फॉर रेडियस ऑफ द पार्टिकल. लेकिन यहाँ पे अपन रेडियस नहीं बोल सकते क्योंकि रेडियस क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है ना. दिस इज द रेडियस, सो इट्स अ 2 डायमेंशनल. तो बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. लेकिन श्रोडिंगर ने यही इक्वेशन सॉल्व किया फॉर द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो उसने बोला कि ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है. ओके, सो दीज आर पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है इन अ 3 डायमेंशन एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे. बोर का मॉडल कैसा था, इट्स अ 2 डायमेंशनल मॉडल, सर्कुलर न्यूक्लियस एंड देन सर्कुलर ऑर्बिट, डिस्क टाइप एटम था, इजंट इट. उसको अपन अप्लाई कर सकते थे 3 डायमेंशन में, मे बी समबडी डिड इट, बट बेटर सोल्यूशन अपने को मिलता है जब व्हेन वी यूज श्रोडिंगर इक्वेशन. हमको पॉसिबल एनर्जी, मतलब एक सेंटर में देर इज अ न्यूक्लियस, ओके, और इस पूरे इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये अपने को पता चलता है. ओके, हमको ये कभी पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है. ओके, सिर्फ हम क्या बता सकते हैं कि इसकी यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कहाँ पे हो सकता है. यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ ये कोऑर्डिनेट, इसको एक्स, वाई और जेड एक्सिस यहाँ पे रखता हूँ मैं श्रोडिंगर इक्वेशन में फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, तो मेरे को उसका सोल्यूशन मिलेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मेरे को पता चलता. इसी तरह से मैं हर पोजीशन के लिए उसको सॉल्व करता हूँ, एक्स, वाई और जेड एक्सिस में चेंज करता हूँ, एंड व्हाट आई गेट इज प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है. ओके, तो दीज आर, ये जो डॉट्स है, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इलेक्ट्रॉन देयर. अंडरस्टूड है. So we have 3 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. These are basically the addresses of the electron. ठीक है, ये जो है ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं, these are basically solutions of श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन के ही सॉल्यूशंस है, इमर्ज होते हैं फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन. और उसके बाद हम लोगों ने 4th क्वांटम नंबर इन्वेंट किया.
ओके, ये पता चला हमको फोर्थ क्वांटम नंबर के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको अपन ms से इंडिकेट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो ध्यान में रखना फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, मतलब दिस इज ऑल्सो एक्चुअली अप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ओके, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, बट इट कैनॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली। ओके, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन तुमको पहले ही बताया। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू सॉल्व इट। जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलते, देयर इज़ अ वेरिएशंस, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट यू कैन सॉल्व इट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, जैसे बोर ने सॉल्व किया था उसी तरह से यू गेट प्रिटी मच द सेम रिजल्ट। ओके, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलते हैं तुमको, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए यू गेट अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स और अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस दीज आर एक्सेप्टेबल। देखो, बोर थियरी कुड नॉट बी अप्लाइड टू मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, बराबर है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज ही नहीं कर सकते। श्रोडिंगर इक्वेशन वी कैन यूज, but you get approximate solutions and these approximate solutions are acceptable. Understood है ना? So these are applicable to multi-electron species. Okay? Psi जो होता है, psi x या psi y या psi z, that is basically a wave function and it has no physical meaning. Okay? For example, psi जो है it indicates amplitude. psi क्या indicate कर रहा है? Amplitude. ठीक है ना? और एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू इंटेंसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के केस में अपन अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, इट डजंट एक्चुअली हैव एनी फिजिकल मीनिंग, हम समझ नहीं सकते। समझ में आया ना? सो श्रोडिंगर के इक्वेशन से अपने को साई मिलता है जिसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, एंड दिस वाज एक्चुअली अ ड्रॉबैक, क्योंकि हम इसको कोरिलेट नहीं कर सकते, हम इसको किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज नोबडी अंडरस्टैंड व्हाट द साई इज। ओके, नोबडी एक्चुअली अंडरस्टैंड, इट्स अ वेव फंक्शन and you know you're trying to apply wave function to a structure of an atom or to electron, and but you can't actually explain it. Okay, इसको कोई physical meaning न रहने की वजह से you can't actually explain it. Okay, it basically means an amplitude, but not even that, actually amplitude से भी काफ़ी दूर है। Okay, so closest जो इसका meaning आता है, that is basically an amplitude. So after some time, it was I think मैक्स प्लैंक ने दिया था, या बॉर्न, सॉरी मैक्स बॉर्न। ओके, मैक्स बॉर्न ने बोला कि अगर मैं साई के जगह साई स्क्वायर लेता हूँ तो इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, मैक्स बॉर्न ने इसको चेंज कर दिया। बेसिकली व्हाट ही सेड इज इफ आई टेक साई स्क्वायर इंस्टेड ऑफ साई, क्योंकि साई का तो कोई मीनिंग नहीं है। साई मालूम है तुमको? गंगम स्टाइल वाला साई। ओके, हिज नेम इज़ एक्चुअली अ सिम्बॉल। को अगर पजल होगा कि साई क्या नाम, किस तरह का नाम है, इट्स नॉट अ नेम, इट्स नॉट हिज एक्चुअल नेम। यू नो गंगम स्टाइल ना, उसका नाम था ना साई, राइट? इट्स बेसिकली अ साई इज दिस सिम्बॉल, दिस इज द सिम्बॉल साई ही यूज्ड एज हिज नेम। ओके, तो उसने बोला कि साई स्क्वायर अगर लेता हूँ मैं तो इट हैज़ अ एक्चुअल मीनिंग। उसने बोला कि इट इंडिकेट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन x। समझ में आया ना? एट सर्टन पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस along an x axis you can say, okay, you get a probability of finding an electron. Okay, so essentially इसका मतलब ये हो जाता है कि if there is a high value of x, that means there is a high probability of finding the electron at that position. Okay, अगर मैं एक पोजीशन लेता हूँ, जैसे मैंने ये न्यूक्लियस ले लिया और मैंने ये डॉट ले लिया, सो आई कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को साई स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करना है इस पोजीशन के लिए। सो व्हाट आई विल गेट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर वैल्यू हाई आती है तो इसका मतलब होता है कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन देयर। और मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को लो वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है कि देयर इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन देयर। ओके, सो इस तरह से आई कैन फाइंड द रीजन कि हर रीजन में इन अ 3 डायमेंशन इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, ये मैं बता सकता हूँ। ओके, तो देखो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है
दैट इज इन अकॉर्डेंस, क्या है, इन अकॉर्डेंस मतलब कि ये अग्री करता है विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। रिमेंबर हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता था कि तुम सर्टनिटी के साथ नहीं बता सकते, ऑलराइट, कि अनसर्टनिटी इससे h/4π से ज़्यादा ही रहेगा हमेशा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इज इक्वल टू और मोर देन h/4πm, यह हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी। सो बेसिकली वी आर नॉट सेइंग कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है अभी, इजंट इट, हम देख भी नहीं सकते, हम बता भी नहीं सकते, उसकी वेलोसिटी भी नहीं निकाल सकते। सो इट इज़ बेसिकली नॉट यूजफुल फॉर अस टू से कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सिर्फ हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी मॉडल निकालेंगे कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के होने की। अंडरस्टूड है? ओके, सो दिस मॉडल गिव्स ओनली द मोस्ट प्रोबेबल रीजन। क्या देगा आपने को, क्योंकि फाइनली हम लोग इसी में इंटरेस्टेड है। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ओके, इनफैक्ट मेरे अंदर का इलेक्ट्रॉन इट कैन बी एक्चुअली समवेयर देयर, हो सकता है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दोनों को अप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर, बट द प्रोबेबिलिटी, जैसे ये पेन का इलेक्ट्रॉन अगर लेता हूँ मैं, इट्स मेड अप ऑफ मैटर, इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाजू के रूम में भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, बट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के इस पेन में होने की, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन इसी में हो सकते हैं, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड है क्या? ओके, it does not specify exact position and momentum of the electron. Okay, exact position नहीं बताता, exact momentum भी नहीं बताता, and that's why this model actually works. It agrees with Heisenberg uncertainty principle. Okay, the energy of the electron in atom is quantized. Energy quantized है एटम में, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, और इसमें से तीन क्वांटम नंबर्स निकलते हैं। देखो क्वांटम नंबर्स का मतलब हो रहा है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो क्वांटाइज्ड स्टेट में है। ओके, तो ये हमको देता है मोस्ट प्रोबेबल रीजन ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इन अ नटशेल इट बेसिकली गिव्स यू पोजीशन और एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या दे रहा है अपने को, पोजीशन और एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके ओके, दिस इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन, इसको अच्छे से रीड करो, आंसर करो, इट शुड बी इजी। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज दिस। बेसिकली व्हाट वी सेइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन x, ये साई स्क्वायर इंडिकेट करता है। ओके, साई इंडिकेट करता है दिस। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज x, रफली ये एस्टिमेट करता है बेसिकली द एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, देयर इज नो फिजिकल मीनिंग टू इट। ओके, नो फिजिकल मीनिंग टू साई। ओके, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं साई स्क्वायर लेता हूँ, ओके, इसी का स्क्वायर ले रहा हूँ बेसिकली, सो व्हाट आई गेट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पोजीशन x। ठीक है, इसको अपन ग्राफिकली देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो थोड़ा ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा बेसिकली। बट रिमेंबर पूरा नहीं देख सकते बिकॉज इट इज़ नॉट इन अवर सिलेबस। ओके, पूरा डेरिवेशंस और सब कुछ अपन नहीं देख सकते, इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा अपना अगर देखते बैठेंगे तो, एंड दैट बिकम्स ए इशू फिर। ओके, सो दैट इज़ द क्वेश्चन। ये अपन ने ऑलरेडी देखा है, सो नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके, और लास्ट फ्यू थिंग्स स्लाइड्स देख लेते हैं अपन। वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, तो थोड़ा सा हरी करना पड़ेगा। तो अब अपन देख रहे हैं फ्रॉम ऑर्बिट्स टू ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट किसने प्रपोज किया था, बताओ जल्दी? बोर ने, वेरी गुड। और ऑर्बिटल किसने बोला? वेल किसी ने नहीं बोला एक्चुअली। ओके, ऑर्बिटल ये जो टर्म था ये क्वांटम थ्योरी का टर्म है, और क्वांटम थ्योरी किसी एक ने डेवलप नहीं की है। ओके, क्वांटम थ्योरी अगर देखा जाए तो जैसे इट स्टार्टेड विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, इन्होंने मिल के काम किया है बेसिकली एट मेनी केसेस। उसके बाद मैक्स बॉर्न आया, मैक्स बॉर्न ने साई स्क्वायर दिया, इजंट इट। तो काफ़ी लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। ओके, तो दिस आर बेसिकली जो ऑर्बिटल्स, ये जो टर्म है ये क्वांटम थ्योरी ने दिया है।
ऑलराइट, ऑर्बिटल ये टर्म किसने दिया, ऑर्बिट्स ये टर्म किसने दिया, बोर ने, ऑर्बिटल्स ये किसने दिया, क्वांटम थियोरी ने। डिफरेंस समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, दोनों टर्म एक जैसे दिखते हैं, लगते हैं, बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट है एक्चुअली, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। ओके, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट, कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टर्म्स क्या है। ओके, तो जो बोर ने जो दिया था ऑर्बिट्स, ओके, दिस इज बेसिकली स्पेसिफाइड प्रिसाइज सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्या है, स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स है। ओके, जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल टॉय ट्रेन होती है तो उसमें ट्रेन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में जा रही है। ओके, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, ओके, एट सर्टन डिस्टेंस बेसिकली, सो वी नो एग्जैक्टली वेयर इट इज़ और उसकी एनर्जी क्या है और वेलोसिटी क्या रहेगी, सब कुछ अपने को आसानी से पता चलता है। हाउएवर हाइजेनबर्ग ने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो दिस, बेसिकली यू कैंट एक्चुअली नो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो वी कैन नॉट एक्चुअली टेल कि ऑर्बिट कहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑर्बिट, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। ओके, क्वांटम थियोरी में हम वेल डिफाइंड ऑर्बिट की बात नहीं कर सकते। ऑलराइट, व्हाट वी से इज अप्रॉक्सीमेट पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। ऑलराइट, तो अपन ऑर्बिट समझते हैं, समझ में आया ना। ऑर्बिट जो है ये कंप्लीटली हमारे लिए भी चले गया। अब जो हम देखेंगे बेसिकली ऑर्बिटल। ओके, वी गोना टॉक अबाउट ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है, ओके, इट्स बेसिकली साई स्क्वायर ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ऑर्बिटल क्या है, साई स्क्वायर है ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ओके, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करो। ओके, साई स्क्वायर ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। और अगर मैं सारे प्रोबेबिलिटी पोजीशंस प्लॉट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखेगा। देर इज दिस न्यूक्लियस, ओके, एट द न्यूक्लियस देर इज गोइंग टू बी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं यू कैन सी कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ओके, डॉट्स की, these are basically increasing. Okay, and if I draw a circle, so at this position you can see there is a high probability of finding the electron, okay, at that position, isn't it? So this is basically an orbital for me. Okay, समझ में आया ना। so orbital, सो इसेंशियली ये जो डॉट्स है जहाँ पे कम प्रोबेबिलिटी, ये मैं इग्नोर करूँगा। व्हाट आई डू इज आई टेक अबाउट 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ऐसा रीजन सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इस रीजन को मैं क्या बोलूँगा, इस रीजन को मैं बोल रहा हूँ, इस रीजन को मैं ऑर्बिटल बोलता हूँ। समझ में आया। सो ये रीजन अगर मैं लेता हूँ, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ओके, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी और 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन। सो दैट रीजन वुड बी एन ऑर्बिटल फॉर मी। ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिटल में रहेगा, क्या ऑर्बिटल के बाहर नहीं हो सकता? हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, इनफैक्ट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी? कम। इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाएगा तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की कम होती है। लेकिन हम ये बोल नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं हो सकता, ये नहीं बोल सकते। हम सिर्फ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? कम है। ओके, इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? ऑर्बिटल में है। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऑर्बिटल में, राइट। और सबसे कम प्रोबेबिलिटी होती है ऑर्बिटल के बाहर। कम प्रोबेबिलिटी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी। इज दिस क्लियर? सो ईच एनर्जी स्टेट जो है यहाँ पे जो दिख रहा है अपने को, दैट एनर्जी स्टेट और एनर्जी लेवल सेटिस्फाइज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो हम
हमको ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा अप्लीकेबल है, एंड दैट इज़ व्हाट वी यूज़ फॉर द फ्यूचर कोर्सेज। ओके, तो जैसे अगर देखा जाए तो कुछ रीजन ऐसा भी होगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा, तो इस रीजन को अपन बोलते हैं नोड्स, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑलराइट इज 0। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस रीजन, ओके, सो यहाँ पे देर इज अ ऑर्बिटल, ओके, और यहाँ पे अपने को देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन इफ यू लुक एट हियर देर इज अनदर प्रोबेबिलिटी रीजन, और ये दोनों के बीच में देर इज अ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों को मिला के देर इज जस्ट 1 ऑर्बिटल। समझ में आया ना? ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन ये 2 पोर्शंस में बटा हुआ है। ओके, एक पोर्शन ये है जहाँ पे देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड देन देर इज दिस वन जहाँ पे देर इज अनदर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दोनों के बीच वाला जो रीजन है उसमें कम प्रोबेबिलिटी है। ऑलराइट, सो ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बन रहे हैं बेसिकली। एक स्फीयर है जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में दूसरा स्फीयर है, और दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा है उसमें कम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? नोड। ओके, सो 0 प्रोबेबिलिटी और लो, ओके, 0 और लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने को अलग अलग शेप दे रहा है। ओके, एक शेप अपन ने देखा था स्टार्टिंग में, ओके, जो यहाँ पे देखा था। ओके, दैट इज़ द शेप। यहाँ पे बेसिकली एक स्फेरिकल शेप बन रहा है, ओके, प्रोबेबिलिटी रीजन का, और यहाँ पे अलग अलग शेप बन रहे हैं। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल अंदर है, उसके बाहर में एक दूसरा स्फीयर है, तो ये 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। आगे हम देखेंगे अलग अलग टाइप के शेप्स भी बनते हैं इसमें से। बेसिकली इफ़ यू लुक एट फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज़ ये इस तरह का शेप बनता है। पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप बनता है, दिस इज़ पी ऑर्बिटल। ओके, तो ये इस तरह के रीजन्स बनते हैं, इस तरह के शेप्स बनते हैं। वी गेट डी ऑर्बिटल एज वेल, एफ ऑर्बिटल एज वेल। तो सारे जो ऑर्बिटल्स है वो अपने को शेप, उनका शेप अपने को मिलता है फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन इटसेल्फ। ऑलराइट, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि यू आर नॉट स्टक विथ अ 2 डायमेंशनल मॉडल, बिकॉज हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं बेसिकली। सो यू गेट अ 3 डायमेंशनल मॉडल, ओके, जिसमें ऑर्बिट्स है, जिसमें ऑर्बिटल्स है, अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी और उनका अलग अलग शेप है। ओके, ऑर्बिटल इटसेल्फ इज़ द रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अंडरस्टूड है? इनफैक्ट 95% प्रोबेबिलिटी है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की, और 5% प्रोबेबिलिटी अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से बाहर मिलने की। इज दिस क्लियर? ओके, सो अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।